हेलो एवरीवन। ये आपका कल के क्लास का शेष भाग है। कल तक हमने रेजिडेंट तक देखा था और ये दो शब्द थे, निषेधाज्ञा जिसका अर्थ निर्देश और अधीनस्था जिसका अर्थ दब्बूपन होता है। आज जो हम टॉपिक शुरू करेंगे वो टीपू सुल्तान है, सैर ए मैसूर। उसके बाद हम एक एक टॉपिक को कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। जो भी टॉपिक अब शेष बचा है, पहला तो आपका यही हो गया टीपू सुल्तान। उसके बाद आपका मराठों से लड़ाई है। उसके बाद आपका सर्वोच्चता का दावा है। फिर आपका विलय नीति है। विलय नीति के अंतर्गत हम लोग थोड़ा सा मानचित्र में समझेंगे कि 1797 से यानी 18वीं शताब्दी के अंत तक अंग्रेज़ों ने भारत के किस किस क्षेत्र पर, किस किस प्रांत पर कब्जा कर लिया था। फिर हम देखेंगे 19वीं सदी यानी कि 19वीं सदी के पूर्वार्ध में 1840 तक अंग्रेज़ों ने कहाँ तक कब्जा किया था। और आखिर में हम देखेंगे 1857 तक अंग्रेज़ों ने भारत के किस किस प्रांत पर कब्जा कर लिया था। और फिर अगला टॉपिक हमारा होगा नए शासन की स्थापना, और इसके बाद कंपनी की फौज, और लास्ट है आपका निष्कर्ष और अन्यंत्र में आपको देखना है दक्षिण अफ्रीका में दास व्यापार। तो ये जो आज हमारा टॉपिक है, सबसे पहले टीपू सुल्तान शेर ए मैसूर। तो इनको समझेंगे सबसे पहले कि इनको शेर ए मैसूर क्यों कहा जाता है। तो ये कहानी है इनके बारे में कि 1782 ईस्वी में मैसूर के राजा जब टीपू सुल्तान बन गए, क्योंकि इसके पहले मैसूर के राजा इनके पिताजी थे और इनके पिताजी का नाम हैदर अली था और इनका शासनकाल 1761 से 1782 ईस्वी तक था। और उसके बाद इनके जो हैदर अली के जो विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान हुए, उनका शासनकाल 1782 से 1799 ईस्वी तक था, क्योंकि टीपू सुल्तान बने थे शासक वहाँ के। और वहाँ पर पहले हम शहर मैसूर से ये हमारा प्रश्न शुरू होता है, तो हम ये समझेंगे इनको शहर मैसूर क्यों कहा गया था। तो जब 1782 ईस्वी में टीपू सुल्तान मैसूर के राजा बने, तो इनके बारे में ये कहा जाता है कि एक बार ये टीपू सुल्तान अपने फ्रांसीसी दोस्त के साथ, आप समझ सकते हैं, अभी आपने पिछले क्लास में ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में देखा है जो कि ब्रिटेन और इंग्लैंड से जुड़ा हुआ था। लेकिन भारत में आपने जिस प्रकार देखा कि 18वीं शताब्दी के अंत तक, 18वीं शताब्दी के शुरुआत में फ्रांसीसियों ने भी और डचों ने भी भारत की तरफ अपना रुख करना शुरू कर दिया था। तो उसमें फ्रांसीसी से टीपू सुल्तान की मित्रता थी। और जिस तरह के एकाधिकार का ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटेन की रानी से अधिकार मांगा था, उसके बावजूद जब फ्रांसीसी और डच व्यापारी आने लगे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को फ्रांसीसियों और डचों से एक प्रकार से गुस्सा था। और टीपू सुल्तान के एक फ्रांसीसी दोस्त थे, उनके साथ टीपू सुल्तान जो है शिकार खेलने के लिए जंगल गए थे। वहाँ पर उनका सामना एक दिन एक शेर से हुआ और उनकी बंदूक, मौके पर उनकी बंदूक ने उनको साथ नहीं दिया और उनके पास जो बंदूक था, कटार था, वो ज़मीन पर गिर गया। फिर भी टीपू सुल्तान निहत्थे होकर भी शेर का मुकाबला किए और आखिरकार उन्होंने मुकाबला के दौरान वो कटार जो उनके हाथ से गिरा था उन्होंने उठा लिया और अंत में उन्होंने शेर को मार दिया। और उसी दिन से, उसी समय से उनको शेर ए मैसूर कहा जाने लगा। और आपकी बुक में है टीपू का खिलौना शेर, जिसमें ये दिखाया गया है कि एक लोहे का शेर है और नीचे में अंग्रेज सिपाही है जिसके ऊपर शेर चढ़ा हुआ है। और ये तस्वीर अभी जो ये मशीनी खिलौना है टीपू सुल्तान का, नकली शेर उसमें था और एक यूरोपीय सिपाही को वो नकली शेर दबाया हुआ है और उसका हैंडल जो है, हैंडल से घुमाया जाता है तो नकली शेर दहाड़ने लगता है और सिपाही के भीतर से चीख निकलने लगती है। जब टीपू सुल्तान की मौत हो गई 4 मई 1799 ईस्वी को, वो अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए जब वो मारे गए, तो उस खिलौने को अंग्रेज ने लंदन में स्थित विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम है उसमें रख दिया था और वो अभी तक रखा हुआ है। तो हमने यहाँ पर ये समझ लिया कि शेर ए मैसूर टीपू सुल्तान को क्यों कहा जाता था। लेकिन प्रश्न यहाँ पर यह है कि शेर ए मैसूर किसे कहा जाता था, तो टीपू सुल्तान को। उसके बाद हमने ये भी समझ लिया हैदर अली कौन थे और उनका शासनकाल क्या था। तो हैदर अली के बारे में 2 आंसर मैंने लिखा है, एक तो ये दक्षिण भारतीय राज्य मैसूर के शासक थे और दूसरा हमने लिखा है ये टीपू सुल्तान के पिता थे और इनका शासनकाल जो है 1761 से 1782 ईस्वी तक था। उसके बाद टीपू सुल्तान के शासनकाल के बारे में है कि टीपू सुल्तान का शासनकाल क्या था, तो इनका शासनकाल 1782 से 1799 ईस्वी तक था। आगे जब हम बढ़ेंगे तो हम समझेंगे ये जो प्रश्न है हमारा, मालाबार तट पर होने वाला व्यापार किसके नियंत्रण में था।
तो जब टीपू सुल्तान शासक बन गए मैसूर के, तो जो मालाबार तट पर जो व्यापार होता था, उस व्यापार का जो मैसूर रियासत था वो टीपू सुल्तान के नियंत्रण में था और वहाँ से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। लेकिन जब टीपू सुल्तान को कंपनी के अन्याय के बारे में पता चला तो 1785 ईस्वी में, यानी कि टीपू सुल्तान 1782 ईस्वी में वो शासक बने मैसूर के, और 1785 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में जितने भी बंदरगाह पड़ते थे या फिर बंदरगाहों में जिस प्रकार से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च, इलायची, जो कुछ भी वहाँ उपजता था, टीपू सुल्तान ने वहाँ से इन चीज़ों का निर्यात रोक दिया, यानी कि अंग्रेज़ों को वहाँ से खरीदने से पाबंदी लगा दी। इससे क्या हुआ, अंग्रेज़ों को गुस्सा आया। एक गुस्सा अंग्रेज़ों को ये था, और दूसरा क्या हुआ, जो टीपू सुल्तान के आसपास यानी मैसूर के आसपास जो स्थानीय सौदागर थे, उनको भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोका। और टीपू सुल्तान ने भारत में जो रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारी थे, जिनके बारे में भी आपने समझा कि उनके एक मित्र भी थे, फ्रांसीसी व्यापारी से टीपू सुल्तान ने अपने संबंध घनिष्ठ कर लिए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। और इससे क्या हुआ, अंग्रेज आग बबूला हो गया टीपू सुल्तान के इस कदम से, और उन्हें हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी, घमंडी और खतरनाक दिखाई देते थे। अंग्रेज़ों को ऐसा लगता था कि ऐसे राजाओं को नियंत्रित करना और कुचलना जरूरी है। इसीलिए मैसूर के साथ अंग्रेज़ों ने 4 बार जंग लड़ी, जैसे कि आप 1767 से 69, 80 से 84, 90 से 92 और 99। तो ये आपको नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको ये माइंड में रखना है कौन कौन सा जंग है, तो ये आपको नोट्स में नीचे मिल जाएगा। और उसके बाद आखिरकार टीपू सुल्तान की 4 मई 1799 ईस्वी को मौत हो गई। तो ये महत्वपूर्ण है, और आपकी बुक में ये फिगर भी है कि जब टीपू सुल्तान ने जो अंग्रेज़ों से संधि भी की थी 1792 ईस्वी में, यानी कि जब वो शासक बने थे उसके 10 साल बाद, तो अंग्रेज़ों से जब उन्होंने संधि की थी मराठों, हैदराबाद के निज़ाम और कंपनी की संयुक्त फौजों के हमलों के बाद, यानी कि जब कंपनी के साथ मराठा भी मिल गया, हैदराबाद का जो निज़ाम था वो भी मिल गया, तो टीपू सुल्तान की हार होने लगी। तो टीपू सुल्तान ने संधि कर ली थी, और इस संधि के बाद क्या हुआ था कि अंग्रेज़ों ने टीपू सुल्तान के दोनों बेटों को बंधक बना लिया था, बंधक बनाकर अपने पास रख दिया था, जो कि आपके बुक में ये फिगर है। और उस समय जो ब्रिटिश चित्रकार होते थे वो इसी प्रकार के दृश्य दिखाते थे जिसमें कि अंग्रेज को बिल्कुल बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया हो। अब आगे यहाँ से प्रश्न हमारा निकलता है, मालाबार तट पर होने वाला व्यापार किसके नियंत्रण में था? ये मैसूर के रियासत के नियंत्रण में था। टीपू सुल्तान ने किसकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया था? ये फ्रांसीसी व्यापारियों की मदद से। अंग्रेजों का मैसूर के साथ कितनी बार जंग हुई थी? 4 बार हुई थी, 1767 से 69, यानी कि आपको ये समझना है 67 से शुरू हुआ था, 99 पर लास्ट हुआ था, 67 से 69 2 सालों तक, फिर 4 सालों तक, फिर से 2 साल, फिर से 1799। और श्रीरंगपट्टनम की आखिरी जंग में किससे सफलता मिली थी? कंपनी को सफलता मिली थी। और टीपू सुल्तान मैसूर के शासक कब बने थे? ये 1782 ईस्वी में बने थे। टीपू सुल्तान को अंग्रेज से कब संधि करनी पड़ी थी? 1792 ईस्वी में। और ये प्रश्न आपके लिए हमने छोड़ा है, मैसूर की राजधानी कहाँ थी? इसका जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा। और टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद मैसूर का राजकाज किसके हाथों में सौंप दिया गया था? तो पुराने बोडियार राजवंश थे, उनके हाथों में टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद मैसूर का राजकाज उनके हाथों में सौंप दिया गया था। फिर आपका प्रश्न है कि टीपू सुल्तान का खिलौना शेर अभी कहाँ रखा गया है? तो ये लंदन स्थित विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? 4 मई 1799 ईस्वी को। ये भी महत्वपूर्ण है। आखिरी जंग 99 में हुई थी। तो 2 प्रश्नों का उत्तर आपका एक साथ है। और तो यहाँ से आपका टीपू सुल्तान के बारे में जितना भी प्रश्न आया है यहाँ पे आपका एंड होता है, और यहाँ से आपकी मराठों की लड़ाई शुरू हो जाती है। और इसमें आपको ये समझना है कि 18वीं शताब्दी के आखिर में कंपनी मराठों की ताकत को काबू करने और ख़त्म करने के बारे में सोचने लगी, क्योंकि कंपनी को ये पता चल गया कि मराठों में कितनी ताकत है। और 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से एक ये भी निकल रहा है। और जब पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी तो इसमें जो है मराठों की हार हो गई थी, जिससे दिल्ली पर जो देश का शासन चलाने का मराठों का सपना था वो चूर हो गया था, और दिल्ली को कई राज्यों में बांट दिया गया था। और इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोंसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में दे दी गई थी। और ये सारे सरदार एक पेशवा, यहाँ पर आपको प्रश्न मिलेगा कि पेशवा किसे कहते हैं, तो आगे इसको समझिएगा। पेशवा जिसको कि सर्वोच्च मंत्री कहते हैं, उनके अंतर्गत एक कन्फेडरेसी आता है। कन्फेडरेसी के सदस्य थे वो। तो कन्फेडरेसी क्या होता है? तो ये गठबंधन होता है। गठबंधन की सरकार जिस प्रकार है उसी प्रकार वो सभी सरदार एक पेशवा के अंतर्गत, यानी एक सर्वोच्च मंत्री के अंतर्गत
एक कन्फेडरेसी यानी एक गठबंधन के सदस्य थे और पेशवा इस राज्यमंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था और वो पुणे में रहता था। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस जो कि 18वीं सदी के आखिरी दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिक थे और एक के बाद एक कई युद्धों में कंपनियों ने मराठा को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। पहला युद्ध 1782 ईस्वी में सालवाई संधि के साथ खत्म हुआ था, जिसमें कोई भी पक्ष नहीं जीता था, यानी ड्रॉ हो गया था ये युद्ध। उसके बाद दूसरा युद्ध अंग्रेज मराठा का 1803 से 1805 में हुआ था और इसमें ये कई मोर्चों पर लड़ा गया था और इसका नतीजा ये निकला था कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में जो स्थित है आगरा दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। तीसरा जब युद्ध हुआ 1817 से 1899 में अंग्रेज और मराठा के बीच, तो इसमें मराठों की ताकत को पूरी तरह कुचल दिया गया था और वो पेशवा जो पुणे में रहते थे उनको पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया और बिंद के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो गया, यानी दक्षिण पश्चिम हर जगह कंपनी ने नियंत्रण कर लिया था। तो इससे जितना भी प्रश्न आया है आपके सामने में है। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस कौन थे? ये 18वीं सदी के आखिरी दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। अगला प्रश्न आप जो देखेंगे इसमें 3-4 प्रश्न एक इसी प्रश्न में शामिल है। अंग्रेज मराठा युद्ध ईस्वी और किस प्रकार का कौन सा संधि? पहला युद्ध 1782 सालवाई संधि के साथ समाप्त, किसी की जीत हार नहीं हुई थी। दूसरा युद्ध 1803 से 1805 और तीसरा युद्ध 1817-1819 अंग्रेजों की जीत हुई थी। अगला प्रश्न आप देखेंगे, पेशवा किसे कहा जाता था और वो कहाँ रहते थे? तो ये राज्यमंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख पेशवा उन्हीं को कहा जाता था और ये पुणे में रहते थे, यानी कि इसको आप ये भी कह सकते हैं कि ये सर्वोच्च मंत्री पेशवा को कहा जाता था, सर्वोच्च मंत्री। अगला प्रश्न इस टॉपिक से आपका आता है, पेशवा को पुणे से हटाकर कहाँ भेजा गया था? पुणे से हटाकर कानपुर। लॉर्ड हेस्टिंग्स कब से कब तक गवर्नर जनरल रहा था? यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये 1813 ईस्वी से 1823 ईस्वी तक, क्योंकि जितने भी अंग्रेज गवर्नर जनरल उनका शासनकाल लगभग पूछा जाता है, चाहे आप किसी का भी एग्जाम दीजिए, बीपीएससी, यूपीएससी या फिर बीपीएससी या सीटेट, जो भी किसी प्रकार के टीचर का एग्जाम। और सर्वोच्चता की नीति किसने चलाई? यहाँ से जो आपका आ गया सर्वोच्चता की नीति, ये आ गया आपका टॉपिक सर्वोच्चता का दावा। तो यहाँ आपको समझना है कि 19वीं सदी की जब शुरुआत हुई तो कंपनी ने क्षेत्रीय विस्तार को और बढ़ाना चाहा और उसके मन में लालच बढ़ने लगी, क्योंकि अब तो वो सोच चुका था कि इस पूरे भारत का शासन हमें चलाना है। तो सर्वोच्चता की नीति लॉर्ड हेस्टिंग्सन ने चलाई थी, यही जो आपने ऊपर अभी पढ़ा जिनके बारे में, लॉर्ड हेस्टिंग्सन, इन्होंने ही सर्वोच्चता की नीति चलाई थी। और ये नीति क्या थी? तो ये जो नीति थी, इस नीति का मतलब ये था कि जो सत्ता है, यानी जो गद्दी पर बैठा है, सत्ता सबसे ऊपर है, सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से भी ऊपर है। और अंग्रेज अपने हितों की रक्षा के लिए भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने और उनको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार अपने पास मानती है। ऐसा जो सोच है अंग्रेजों ने अपनी नीतियों में ढाल लिया, जिसे सर्वोच्चता की नीति कही गई और ये लॉर्ड हेस्टिंग्सन ने चलाया था इस नीति को। और उसके बाद ये नीति जो है बिना रोक टोक के चलती रही। लेकिन जब अंग्रेज़ों ने कित्तूर को अब किस नाम से जाना जाता है? कर्नाटक। कित्तूर की महारानी कौन थी? चेन्नम्मा। जब अंग्रेज़ों ने कित्तूर के छोटे राज्य को कब्जे में लेने का प्रयास किया तो वहाँ कित्तूर की रानी, यानी अभी जो कर्नाटक है, कर्नाटक की रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिए और अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया, इसलिए चेन्नम्मा का नाम अति महत्वपूर्ण है। लेकिन 1824 ईस्वी में महारानी चेन्नम्मा को गिरफ्तार कर लिया गया और 1829 ईस्वी में जेल में उनकी मृत्यु हो गई। तो कित्तूर की महारानी चेन्नम्मा को कब गिरफ्तार किया गया अंग्रेज़ों के द्वारा? 1824 ईस्वी में। महारानी चेन्नम्मा की मृत्यु कब हुई? 1829 ईस्वी में। रानी चेन्नम्मा के बाद अंग्रेज़ों से प्रतिरोध किसने जारी रखा? जब चेन्नम्मा की मृत्यु हो गई तो चेन्नम्मा के बाद कित्तूर के आसपास ही एक संगोली छोटा सा एक प्रांत था, संगोली के एक गरीब चौकीदार थे रायन्ना, उन्होंने अंग्रेज़ों से ये प्रतिरोध जारी रखा। तो ये प्रश्न जो है, रानी चेन्नम्मा के बाद अंग्रेज़ों से प्रतिरोध किसने जारी रखा? कित्तूर स्थित संगोली के एक गरीब चौकीदार रायन्ना ने। लेकिन अंग्रेज़ों ने रायन्ना को भी 1830 ईस्वी में फांसी पर लटका दिया। और अंग्रेज़ों ने अफगानिस्तान के साथ लंबी लड़ाई कब लड़ी? तो 1838 से 1842 के बीच अंग्रेज़ों ने अफगानिस्तान के साथ लंबी लड़ाई लड़ी। और अंग्रेज़ों ने सिंध को अपने कब्जे में कब किया?
तो अंग्रेज़ों ने 1843 ईस्वी में सिंध को अपने कब्जे में कर लिया। अगर कोई महत्वपूर्ण प्रांत को अंग्रेज़ों ने अपने कब्जे में किया है तो वो प्रश्न महत्वपूर्ण बन जाता है। और फिर यहाँ से आपका प्रश्न है, पंजाब का अधिग्रहण अंग्रेज़ों को कब मिला? तो 1849 ईस्वी में पंजाब को भी अपने कब्जे में कर लिया 1849 ईस्वी में। और पंजाब के अधिग्रहण के बाद किसका शासनकाल चला और कब तक? तो जब पंजाब का अधिग्रहण हो गया यानी 1848-49 के आसपास लॉर्ड डलहौजी का शासन चलना शुरू हो गया और ये 1848 से 1856 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। और विलय नीति किसने चलाई थी? तो ये लॉर्ड डलहौजी थे। और यहाँ से आपका विलय नीति शुरू हो गया। विलय नीति को भी समझिएगा कि विलय नीति क्या है। ये सिद्धांत जो है विलय नीति इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है, यानी उसको बेटा नहीं है, सिर्फ बेटी है, तो उसकी जो रियासत है, उसका जो प्रांत है, जो राज्य है जिसका वो शासक है, वो हड़प ली जाएगी और वो कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। और इस चक्कर में अंग्रेज़ों को इतना फ़ायदा हुआ कि उन्होंने सतारा, उदयपुर, संबलपुर, नागपुर, झांसी की रानी जो आपने देखा था, झांसी के जो महाराज थे उनका कोई पुत्र नहीं था, तो झांसी की रानी इस तरह से लड़ाई करी थी, तो ये सभी अंग्रेज़ों के हाथ में चली गई थी। और आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया था। तो इस तरह से जो है इसको हम फिर आगे इसके प्रश्न को, इससे निकले हुए सारे प्रश्नों को देखेंगे कि कंपनी ने अवध को अपने नियंत्रण में कब ले लिया था? 1856 ईस्वी में। और साइड से आपका 2 प्रश्न है, काजी किसे कहा जाता है? एक न्यायाधीश। और मुफ्ती किसे कहा जाता है? तो मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद, यानी जो न्याय करते हैं, जो कानून की व्याख्या करते हैं। और संसद के ऊपरी सदन को इंग्लैंड में क्या कहा जाता है? ये तो आपने कई बार पढ़ा है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। और किसने न्याय व्यवस्था के तहत ये प्रावधान किया कि हर जिले में 2 अदालतें होगी, फौजदारी और दीवानी? तो ये वारेन हेस्टिंगसन, सारे गवर्नर का आपको माइंड में नाम याद रखना है, इन्होंने ये तय किया था। और 1722 में एक नई न्याय व्यवस्था के तहत ये तय किया था 2 अदालतों का। तो हमने ऊपर में जो प्रश्न देखा सिर्फ कि विलय नीति किसने चलाई थी? लॉर्ड डलहौजी ने। लेकिन ये प्रश्न नहीं है विलय नीति का क्या अर्थ है, तो आपने ये समझ लिया कि विलय नीति का अर्थ यही है कि जिसके पास पुरुष वारिस नहीं है तो वो प्रांत, वो राज्य अंग्रेज़ों का हो जाएगा। अब हम यहाँ समझेंगे ये जो 2 अदालत के बारे में हमने फौजदारी और दीवानी अदालत के बारे में समझा। तो दीवानी अदालत के मुखिया कौन होते थे? तो यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। और फौजदारी अदालत का मुखिया कौन होता था? तो ये काजी और मुफ्ती होते थे। काजी मुफ्ती जो कि अभी आपने समझा कि जिन काजी को हम लोग न्यायाधीश भी कह रहे हैं, और मुफ्ती वही है जो मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद जो कानूनों की व्याख्या करता है, यानी जो कानूनों के जानकार हैं, तो वो फौजदारी अदालत के मुखिया होते थे। और ये सब प्रश्न महत्वपूर्ण है, इससे बीच से आपको इस प्रकार से निकाल के दे दिया जाएगा कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। उसके बाद आपका है ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा किस पर चलाया गया था और कब? तो आपने वो वहाँ भी देखा था, रॉबर्ट क्लाइव पर भी चलाया गया था। और वो ईस्वी आप याद रखिएगा, यहाँ आपका है वारेन हेस्टिंगसन पर 1785 ईस्वी में। एडमंड वर्के ने चलाया था ये मुकदमा। ये दोनों महत्वपूर्ण है लाइन। और किस शासक या गवर्नर जनरल पर बंगाल का शासन सही ढंग से न चलाने पर मुकदमा चलाया गया था? इस प्रश्न का जो उत्तर है यही होगा, वारेन हेस्टिंगसन, क्योंकि यहाँ पर मैंने अथवा करके लिखा है, आप देख रहे हैं। इन्होंने इन पर ये आरोप लगा था कि इन्होंने बहुत अत्याचार किया। अभी आपने ऊपर में देखा किस प्रकार से किसी ने विलय नीति चलाई, किसी ने सर्वोच्चता की नीति चलाई। तो जब ये ब्रिटिश संसद में, चूँकि ब्रिटेन से यही आदेश लेकर, इंग्लैंड से तो यही आदेश लेकर आए थे, ये यही इजाज़त लेकर आया था कि मुझे सिर्फ व्यापार करना है। लेकिन वहाँ पर खबर पहुँचती थी कि किस प्रकार से भारत में किस तरह से इन लोगों ने अपना उपनिवेश स्थापित कर लिया, किस तरह भारतवासियों को परेशान किया। तो ब्रिटिश संसद में इन लोगों पर महाभियोग चला था, ये महत्वपूर्ण है। और मस्केट क्या है? तो ये पैदल सिपाहियों द्वारा जो इस्तेमाल की जाती थी एक बंदूक, उसको मस्केट कहते हैं। और मैचलॉक क्या है? ये सारे साइड का प्रश्न है। तो ये शुरुआती दौर की बंदूक जिसमें बारूद को माचिस से चिंगारी दी जाती थी। धर्मशास्त्र किसे कहते हैं? तो संस्कृत की ऐसी कृतियाँ जिनमें सामाजिक तौर तरीके और आचरण के सिद्धांतों की व्याख्या की जाती है। ये सभी साइड के प्रश्न हैं, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है। इस तरह से अगर डिटेल में आप नोट्स देख लेते हैं तो आपको फिर से इस बुक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और धर्मशास्त्र कब लिखे गए थे? तो ईसा पूर्व 500 वर्ष से भी पहले, यानी ईसा पूर्व के 500 वर्ष पहले ही धर्मशास्त्र लिखे गए थे। धर्मशास्त्र से जुड़े हुए कुछ प्रश्न हैं, उसको हम लोग देख लेंगे। 1775 ईस्वी में भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने के लिए कितने पंडितों को काम सौंपा गया था? 11 पंडितों को। लेकिन इससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न इस तरह से निकलेंगे
कि भारतीय कानूनों का संकलन तैयार करने का काम पंडितों को कब सौंपा गया था? तो ये 1775 ईस्वी। इसको अधिक माइंड में रखना है आपको, और पंडितों की संख्या भी माइंड में रखिएगा। 11 पंडितों द्वारा संस्कृत में तैयार किए गए संकलन का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये थे आपके एनवी हॉलहेड ने किया था। और मुस्लिम कानूनों की संहिता कब और किसके लिए तैयार की गई थी? 1778 ईस्वी में यूरोपीय न्यायाधीशों द्वारा ये मुस्लिम कानूनों की संहिता तैयार की गई थी। और रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो ये आपका है 1773 ईस्वी में। ये सब आपका आ रहा है नए शासन की स्थापना के तहत ये सारे प्रश्न। और भारतीय जिले में सबसे बड़ा ओहदा किसका होता था? कलेक्टर का होता था। जब से आपने देखा कि 2 अदालत का निर्माण हुआ था, फौजदारी दीवानी, तो उसी समय से आपका ये नए शासन की स्थापना शुरू हो गया था। और कलकत्ता में अपीलीय अदालत सदर निजामत अस्पताल की स्थापना कब हुई थी? 1773 ईस्वी में। और ज़िले में कानून व्यवस्था बनाए रखना किसका काम था? ये कलेक्टर का काम था। अंग्रेज अपनी सेना को क्या कहते थे? तो अंग्रेज अपनी सेना को सिपाही आर्मी कहते थे। ये जो प्रश्न अब आपका शुरू हो गया, ये प्रश्न हो गया कंपनी की फौज से। और ये सिपाही शब्द का क्या अर्थ है? तो ये सिपाही किस शब्द से बना है? ये भारतीय शब्द सिपाही से बना है। और यहाँ पर कुछ समझना नहीं है, बस इसको कहानी की तरह माइंड में लेना है, क्योंकि हमने सारे शब्दों को समझ लिया है। यहाँ कंपनी की फौज थी, यानी कंपनी ने जब 18वीं शताब्दी में जब उन्होंने अवध और बनारस जैसी रियासतों को में किसानों को भर्ती करके सैनिक का प्रशिक्षण उनको जब देना शुरू किया, तो वहीं पर जो आपने सिपाही अभी पढ़ा, जिसको कि अंग्रेज़ों ने सिपाही आर्मी कहा, और फिर आपने मस्केट पढ़ा, सवार यानी घुड़सवार, तो ये सभी किसानों को जो प्रशिक्षण दिया जाता था वहाँ पर यहाँ पर ये वर्णन है। और नई भाप तकनीक कब आई? यहाँ से आपका शुरू हो गया है निष्कर्ष। उसके बाद आपका ये ऊपर में जो भी वर्णन था किस प्रकार से सैनिकों को तैयार किया गया, और फिर 19वीं सदी के शुरुआत में अंग्रेज ने किस प्रकार सैनिक संस्कृति का विकास किया और सिपाहियों को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षण देना शुरू किया। और ये आखिरकार 1857 का जो विद्रोह था वहाँ पर इस सैनिक का प्रयोग हुआ। और उसके बाद निष्कर्ष से जो आपका प्रश्न है, यही प्रश्न है कि नई भाप तकनीक कब आई? 19वीं सदी की शुरुआत में, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी के से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। और 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाप तकनीक आने से यह प्रक्रिया और तेज हो गई। और तब तक समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने में 6 से 8 महीने का समय लगता था। तो इसको समझना है, नई भाप तकनीक से समुद्र मार्ग में भारत पहुंचने में कितना समय लेता था? 6 से 8 माह का समय लेता था। और उसके बाद अगला प्रश्न है कि भाप से चलने वाले जहाज़ से भारत पहुंचने में क्या समय लगता था? जब भाप से जहाज़ चलने लगी तो ये 3 हफ्ते का समय लेता था। और 1857 में कितने प्रतिशत भूभाग और कितने प्रतिशत आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो गया? 1857 आते आते तब 1857 में जब विद्रोह हुआ, तब तक में भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग पर अंग्रेज़ों का शासन स्थापित हो गया और 78% आबादी पर। अगला प्रश्न आप देखेंगे, कंपनी को अपनी घुड़सवार टुकड़ियों को मजबूत करने की अहमियत कब समझ में आने लगी? तो जब कंपनी का मराठा और मैसूर के साथ युद्ध हुआ था, उस समय से ही कंपनी को अपने घुड़सवार टुकड़ियों को मजबूत करने की अहमियत जो है, उसका जो वैल्यू है, उसको समझ में आने लगा अंग्रेज़ों को। और उसके बाद फिर डच व्यापारियों ने भारत की तरफ रुख किया। तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से भी निकल रहा है, डच व्यापारी कब दक्षिण अफ्रीका पहुँचे थे? तो ये 17वीं सदी में पहुँचे थे। और आपके अन्यंत्र में जो है दक्षिण अफ्रीका में दास व्यापार, वहाँ से अब ये प्रश्न आपका आ रहा है। तो डच व्यापारी दक्षिण अफ्रीका कब पहुँचे थे? 17वीं सदी में। और दास व्यापार किसने शुरू किया था? डच व्यापारियों ने शुरू किया था। दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1834 ईस्वी को। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। और दास प्रथा के अंत के समय अफ्रीका के दक्षिण सिरे यानी अगर ये आपका अफ्रीका है या उसका दक्षिण सिरा है, तो अफ्रीका के दक्षिण सिरे पर स्थित जो कैप था, उस कैप के निजी स्वामित्व दासों की संख्या कितनी थी? 36,774 थी। और बंगाल पर अंग्रेज़ों की जीत की जंग कब शुरू हो गई? तो ये 1757 ईस्वी में। और एक प्रश्न फिर से आपके लिए है, दीवानी क्या है? इसका जवाब आप लोग दीजिएगा। और मराठा रियासतें मुख्य रूप से भारत के किस भाग में स्थित थी? तो मराठा रियासतें जो थी वो भारत के उत्तर भाग में स्थित थी। और उसके बाद फिर से आपका आता है ऑब्जेक्टिव, जो कि मिलान करने वाला है।
आपके बुक में, तो बुक को हम देख लेते हैं। बुक में जो इस प्रकार से है मिलान करने का, ये शहर मैसूर किसे कहा जाता था? टीपू सुल्तान को। रानी चेन्नम्मा कहाँ की थी या कौन थी? तो कित्तूर में जो अंग्रेज विरोधी आंदोलन हुआ था, कित्तूर जो कि आज का कर्नाटक है, उनका नेतृत्व रानी चेन्नम्मा ने किया था। और सिपाही, जिसको कि अंग्रेज़ों ने सिपाही का नाम दिया था, जिस प्रकार पलासी का नाम प्लासी कर दिया था, इस प्रकार। और वारन हेस्टिंग्स कौन थे? तो ये भारत का पहला गवर्नर जनरल था। भारत के पहले गवर्नर जनरल और भारत के आखिरी गवर्नर जनरल, ये दोनों महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और फिर आपका नीचे फिल इन द ब्लैंक्स है, जो कि हमने ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में इसको शामिल कर लिया है। तो आज का ये क्लास आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। इस एक्सरसाइज से कोई भी ऑब्जेक्टिव, एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपका नहीं छूटा है, स्किप नहीं हुआ है। और इस नोट्स का PDF भी हम आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट कर हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अपने अगले क्लास में। इसके अगले टॉपिक को लेकर बने रहिए आप इस चैनल के साथ।